Hello everyone, welcome to Inspection IAS Daily News Analysis. Today is 27th May 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. आगे बढ़ने से पहले आप हमारे सारे वीडियो के लेक्चर्स इस हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली यू कैन फॉलो आवर सोशल मीडिया पेज लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ऑल्सो आवर टेलीग्राम चैनल्स, जहां पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको अवेलेबल मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो उसके अगर पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इनरोल हो सकते हैं। Along with that, हम लोगों ने स्टार्ट किया है यूपीएससी एंड एपीएससी फाउंडेशन बैचेस। इट विल बी अवेलेबल बोथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स। सो अगर आप चाहते हैं क्वालिटी मटेरियल्स एंड क्वालिटी एजुकेशंस फॉर यूपीएससी एंड एपीएससी प्रिपरेशंस, यू कैन जॉइन आवर ऑनलाइन and as well as offline foundation batches. Next information for those students who are going to appear for the APSC mains examinations on 8th July 2023, उनके लिए हम लोगों ने फिर से अनुशीलन मेंस टेस्ट सीरीज बैच स्टार्ट किया है। इस बैच में ऑलमोस्ट अराउंड 13 टेस्ट सीरीज होंगे, जिसमें 6 जीएस के पेपर, 2 एसए पेपर, 2 जीएस के पेपर, जीएस पेपर 4 एंड 2 असम बेस्ड पेपर होंगे, अलॉन्ग विद स्पेशल करंट अफेयर्स बेस्ड एक पेपर होंगे। शेड्यूल आपके सामने दिया हुआ। इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारे इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज एनालिसिस। सो हमारा पहला न्यूज है आज एक्सपीओ सैट के रिलेटेड। एक्सपीओ सैट बेसिकली इसको बोला जाता है एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट्स। न्यूज ये है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेशन किया है रमन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट व्हिच इज बेस्ड एट बेंगलुरु टू बिल्ड द एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट दैट इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च लेटर दिस ईयर। मतलब इसरो और रमन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आरआरआई मींस जो बेंगलोर में लोकेटेड है, उन दोनों ने मतलब इन दोनों ने मिलके बना रहे हैं। एंड व्हाट इज दिस एक्सपोसैट, थोड़ा समझते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दुनिया का दूसरा मिशन है एंड पहला जो मिशन है नासा ने लॉन्च किया था। तो थोड़ा समझते हैं आखिर एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट होता क्या है एंड हाउ इट इज स्पेशल फॉर इंडिया। और ये हमारे इंडिया के डीप स्पेस रिसर्च के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। देखिए, अगर एक्सरे एक्सपोसैट के बारे में बोला जाए तो एक्सपोसैट विल स्टडी वेरियस डायनेमिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेस इन एक्सट्रीम कंडीशंस। तो हमारे स्पेस में जितने भी एक्सरे सोर्सेस होते हैं, एक्सरे सोर्स बेसिकली अगर देखा जाए तो एक्सरे सोर्स आमतौर पे बहुत ही डिस्टेंट सोर्सेस से आते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार हो गया, ब्लैक होल्स वगैरह हो गए, इवन बिग बैंग हो गया, वहां से निकलता है एक्सरे। और इसको मेजर करने का इसका मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगता है दैट इज द एक्सरे पोलैरिमीटर। ये इंडिया का सबसे पहला मिशन ऐसा मिशन होगा जो एक्सरे पोलैरिमीटर के ऊपर बेस्ड होगा एंड इट इज ओनली द वर्ल्ड सेकंड पोलैरिमीटर मिशन दैट इज मेन टू स्टडी वेरियस डायनेमिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्स इन एक्सट्रीम कंडीशंस। दूसरा, ऐसा एक और मिशन नासा ने लॉन्च किया था और उसका नाम था IXP मींस नासा इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमीटर एक्सप्लोरर, जो लॉन्च हुआ था 2021 में। तो एक तो है ये IXP और दूसरा है आपका एक्सपोसैट। ठीक है, तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एक्सपोसैट और IXP, दोनों एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। बेसिकली इट इज गोइंग टू मेजर द एक्सरे सोर्सेस। अब आखिर इस एक्सरे सोर्स को मेजर करके होगा क्या? देखिए, आमतौर पर जनरली जो बोला जाता है कि दिस विल हेल्प ऑब्जर्व पोलराइज्ड एक्सरे फ्रॉम न्यूट्रॉन स्टार्स एंड सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। मतलब न्यूट्रॉन स्टार हो गया, ये ऐसे कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज जो काफी गर्म होती है, जो काफी हॉट होती है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जिसके टेम्परेचर होती है, वहीं से एक्सरे रिलीज होती है। और इस एक्सरे को जो मेजर करके ही हम एग्जैक्ट उसके लोकेशंस और कितना टाइम पुराना है वो हम मेजर कर सकते हैं। गेटिंग इट? तो आखिर डिफरेंट क्या है, वाई दिस एक्सरे को मेजर करने के लिए हमें पोलैरिमीटर या पोलैरिमेट्री टेक्निक का यूज करना पड़ रहा है। देखिए, नॉर्मली अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो आखिर ये पोलैरिमीटर होता क्या है। तो पोलैरिमेट्री इज अ टेक्निक टू मेजर द पोलराइजेशंस ऑफ लाइट, इज अ पावरफुल टूल्स दैट अलाउ एस्ट्रोनॉमर्स टू इन्फर इंफॉर्मेशन अबाउट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम पासिंग कॉमेट्स टू डिस्टिंक्ट गैलेक्सीज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड यूजिंग अदर टेक्निक। दूसरे जितने भी हमारे पास अवेलेबल अभी टेक्निक है, उस टेक्निक से कितने दूर से वो लाइट आ रही है, एग्जैक्ट उसका प्रिसाइज लोकेशन मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पोलैरिमीटर एक ऐसी टेक्निक होती है, देखिए नॉर्मली अगर ये जो आपको दिख रही जो प्लेट है, ये है पोलैरिमीटर, पोलराइज्ड पोलरॉइड आपके लेंस या एक इंस्ट्रूमेंट होता है।
ठीक है। अब ये जो लाइट आपको दिख रहा है, ये लाइट बड़ा ही डिफ्यूज है, इस फॉर्म से आ रही है, क्रिस क्रॉस मेथड से आ रही है। जब इसको ये जो डिश लगा दिया जाएगा पोलराइड, तो अब देखिए ये लाइट के कितने आराम से ये सिंपल ट्रैवल कर रही है। सो दिस विल हेल्प इन डिटेक्टिंग द एग्जैक्ट लोकेशंस और एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सोर्स ऑफ लाइट। होप आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए देखिएगा आमतौर पे जब भी जो मछुआरे होते हैं, जो मछुआरे जो होते हैं, वो बेसिकली पोलराइड लेंस वगैरह या पोलराइड गॉगल्स वगैरह यूज करते हैं पानी में देखने के लिए, क्योंकि उसमें फिर ग्लेयर्स वगैरह ज्यादा नहीं होता। समुद्र में देखिएगा, अगर बिना नंगी आंखों से आप देखिएगा तो समुद्र की रोशनी के चलते बहुत ज्यादा, मतलब सन की रोशनी के चलते बहुत ज्यादा ग्लेयर्स होता है पानी में, और वो ग्लेयर्स आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं मतलब डिस्टेंस एग्जैक्ट क्लियरली आपको बताता नहीं कि कितना दूर है। तो इसलिए पोलराइड लेंस वगैरह, पोलराइड चश्मा या गॉगल्स वगैरह यूज किया जाता है ताकि एग्जैक्ट लोकेशंस आपको मालूम चलता है। यही टेक्निक आप समझिए कि इसी का एक बड़े तौर पे ये टेक्निक यूज होती है पोलरिमेट्री में। होप आपको सबको समझ में आया होगा। So now this missions is basically to measures the polarizations of this X-ray, and where we can study where the light came from and understand the geometry and inner working of the light sources। मतलब जहां से देख रहे हैं आप ये जो ये IXP है नासा का, इसमें एग्जैक्ट जो लाइट सोर्सेज आ रही है उसका एग्जैक्ट पोलरिमेट्री और डिस्टेंस और उसकी इनर वर्किंग क्या है उस लाइट सोर्स का, वो हम यहाँ तक ही एग्जैक्ट बता सकते हैं इस पोलरिमेट्री टेक्निक से। और ये इंडिया का जो एक्सपोसैट है ये दूसरा ऐसा मिशन है, और नासा का जो पहला मिशन है IXP, इसको थोड़ा आप ध्यान से याद रखिएगा। दूसरा हमारा जो एक्सपोसैट है उसमें दो तरह के पेलोड होंगे। कौन कौन सा? एक तो पोलिक्स जिसको पोलरिमेट्री इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, और दूसरा एक्सपेक्ट जैसे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, ये दो पेलोड होंगे। यूपीएससी कैन आस्क दिस टू मेथड्स। And polarimetry is an important diagnostic tool of emissions process which are degenerate with the respect of spectroscopic and timing informations। तो मिला जुला के अगर ये बात कहा जाए तो एक्सपोसैट इज वन ऑफ द मोस्ट माइलस्टोन फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज दुनिया का ये दूसरा अपने तरह का एक दूसरा मिशन है। गेटिंग इट? अब आखिर एक्सरे कहां से रिलीज होता है? तो एक्सरे बेसिकली, एक्सरे के सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं। एक्सरे हैव मच हायर एनर्जी, इसके एक्सरे की जो एनर्जी होती है बहुत हायर होती है, एंड दे हैव शॉर्टर वेवलेंथ बिटवीन दैट इज 0.03 एंड 3 नैनोमीटर, सो स्मॉल दैट एक्सरे आर नो बिगर देन ए सिंगल एटम ऑफ मेनी एलिमेंट्स। ठीक है, सिंगल एक बहुत सारे एलिमेंट के सिंगल एटम से ही बड़ा नहीं होता ये। ठीक है, एंड द फिजिकल टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस इट इमिट्स। द हॉटर द ऑब्जेक्ट, मतलब जितना वो जो चीज वो गर्म होगा उतना ही ज्यादा शॉर्टर उसका वेवलेंथ होगा ऑफ द पीक इमिशंस। ठीक है, तो जितना ज्यादा गर्म उतना ही शॉर्ट उसका वेवलेंथ होगा। एक्सरे कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स दैट आर मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस सच एज पल्सर, गैलेक्टिक सुपरनोवा, रेमनेंट्स एंड ब्लैक होल्स। ठीक है, like all forms of light, X-ray consists of moving electric and magnetic waves, ठीक है, and usually peak and valley of these waves move in random directions। वही जो आपको हमने यहाँ बताया, पीक और वैली जो होती है रैंडम डायरेक्शंस में मूव करती है, तो इसलिए उसको एग्जैक्ट डिस्टेंस लगाना, मेजर करना जरा डिफिकल्ट होता है। जब ये पोलराइज्ड लेंस वगैरह या पोलराइज्ड डिस्क वगैरह लगा दिया जाए तो ये हम एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं कितना, मतलब इसका डिस्टेंस, ट्रफ एंड क्रेस्ट का डिस्टेंस वगैरह मेजर करके वी कैन इजिली मेजर कितने दूर से आ रहा है वो। तो कहां से है ये रिलीज होता है? तो एक्सरे कंसिस्ट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, यूजुअली पीक एंड वैलीज ऑफ दिस वेव्स मूव इन रैंडम डायरेक्शंस, एंड पोलराइज्ड लाइट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड। तो ये जो लाइट होता है ना, ये जो लाइट यहां से रिलीज हो रही है, दैट इज द पोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइज्ड लाइट्स आर इज मोर ऑर्गेनाइज्ड विद टू टाइप्स ऑफ वेव्स वाइब्रेटिंग इन द सेम डायरेक्शंस। होप सबको ये क्लियर हुआ होगा। तो दिस मिशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है यू आर गोइंग टू गेट दिस क्वेश्चंस। क्लियर है? समझ में आया सबको? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है दैट इज द जुडिशियल रिक्यूजल्स। रिसेंटली आप लोग न्यूज में सुन रहे होंगे अभी जुडिशियल रिक्यूजल्स के बारे में। रिसेंटली जुडिशरी काफी ज्यादा फेमस हो रखी है, बहुत सारे उनके बारे में काफी ज्यादा न्यूज हो रही है। जैसे कि एक तो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड कुछ मसले चल रहे हैं, ऑब्वियस बात है। तो आखिर जुडिशियल रिक्यूजल्स क्या होता है? देखिए, जुडिशियल रिक्यूजल इस तरह का तरीका होता है जहां पर अगर जज को लगता है कि वो जिस केस को हैंडल सुनने वाला है या जो उसको डिसीजन देने वाला है उसमें उसके हो सकता है उसका पर्सनली कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा, या पर्सनली वो कन्विक्ट या जो पार्टी होगा उसको जानता होगा, या उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा। तो इस केस में जज क्या करता है, उस केस से अपने आप को दूर कर लेता है, मतलब अपने आप को मना कर देता है कि हम इस केस को नहीं सुनेंगे। तो रिसेंटली हुआ क्या? रिसेंटली हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट जज रिफ्यूज टू रिक्यूज, अपने आप को मतलब रिफ्यूज किया, रिक्यूज हिमसेल्फ फ्रॉम हियरिंग ए प्ली बाय ए फॉर्मर इंडियन पुलिस सर्विस IPS ऑफिसर्स।
ठीक है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मतलब रिक्यूज करने से। अब ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको रिक्यूज करना ही है, आप नहीं भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली करना सही होता है। तो आखिर रिक्यूजल्स को लेकर क्या इंसिडेंस है, क्या ये इंफॉर्मेशन है हमारे मतलब जुडिशरी में, थोड़ा इसको समझते हैं। आमतौर पे अगर देखा जाए तो रिक्यूजल्स इज बेसिकली, जैसे हमने कहा, इट इज द एक्ट ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन एन ऑफिशियल एक्शन सच एज लीगल प्रोसीडिंग्स ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द प्रिसाइडिंग कोर्ट ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। ठीक है, अब जैसे हमने बताया भाई कि अगर उसका कोई इंटरेस्ट वगैरह रहता है तो उससे वो क्या करता है, रिक्यूज कर लेता है। ठीक है, रीजंस क्या होता है, रीजंस ऑफ रिक्यूजल्स, व्हेन देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, a judge can withdraw from hearing a case to prevent creating a perception that he carried a bias while deciding the case। ठीक है, तो उसके ऊपर में ये इल्जाम ना लगे कि उसने कोई बायसनेस है उस केस से रिलेटेड लेकर या ऐसा कुछ, तो दैट्स व्हाई ही नॉर्मली जज अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं। दूसरा, the conflict of interest can be in many ways, such as having a prior or personal association with the party involved in the case and appeared for one of the parties involved in case, या practice stems from। अच्छा देखिए, ये जो recusal का जो प्रोसेस है, जो practices है, ये कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू होता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलता क्या है कि nobody can be a judge in her own case, मतलब कोई भी जज अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का प्रोविजन है, प्रिंसिपल है और कार्डिनल प्रिंसिपल्स है। एंड एनी इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी ए ग्राउंड ऑफ विड्रॉल फ्रॉम ए केस सिंस अ जज हैज अ ड्यूटी टू एक्ट फेयर। ठीक है, समझ में है सबको? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारे इंडियन जुडिशरी में ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है कि कब आपको रिक्यूज करना है या नहीं करना है, बट हाँ की प्रिंसिपल्स ये है कि मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। और एक और प्रिंसिपल जो आपका लैटिन में जो बुलाया था, दैट इज नेमो जुडिक्स इन सुआ कॉसा। अब ये है क्या, दैट इज नो पर्सन शैल बी जज इन हिज ओन केस। इसको थोड़ा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन गेट क्वेश्चंस फ्रॉम इन योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशंस। तो इफ यू आर गोइंग टू राइट दिस थिंग्स यू कैन गेट एक्स्ट्रा 1 or 2 marks। ठीक है, so that is no person shall be a judge in his own case, okay, and justice must not only be done but must also be seen to be done। मतलब न्याय सिर्फ होना नहीं, मतलब सिर्फ होना तो जरूरी है ही है, सिर्फ उतना ही नहीं होना चाहिए, मतलब लगे भी दिखे भी कि न्याय हो रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि न्याय हो रहा और दिख नहीं रहा, मतलब दिखना भी जरूरी है न्याय को। So justice must not only be done but must also be seen to be done, propounded in 1924। ठीक है, in Rex versus Sussex justice by then Lord Chief Justice of England, उन्होंने ये इवॉल्व किया था। हालांकि इंडिया के बारे में बोला तो इंडिया has no codified rule governing recusals and the decisions to recuse rest solely on the conscience of the decision of the judge। ये जज के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो इसको रिक्यूज करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, so if a judge recuse himself the case is listed before the chief justice for allotment to an alternate bench। तो अगर मान लो एक बार कोई जज ने रिक्यूज कर दिया कि नहीं मैं नहीं सुनूंगा, तो उस केस को फिर दूसरे को दे दिया जाता है। नॉर्मली ये चीफ जस्टिस डिसाइड करते हैं किसको दिया जाएगा। होप सबको ये समझ में आया होगा रिक्यूजल्स के बारे में, थोड़ा इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 के लिए। नेक्स्ट है, दो तरह के रिक्यूजल्स हो सकते हैं, एक तो ऑटोमेटिक जहां पर वेयर ए जज हिमसेल्फ विथड्रॉ फ्रॉम द केस, एंड दूसरा व्हेन ए पार्टी रेज अ प्ली फॉर रिक्यूजल हाइलाइटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ बायस और पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द जज इन द केस। तो दो केस में आपको किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा इसका कंसर्न क्या है, दिक्कत क्या है, मतलब डीमेरिट्स और मेरिट्स जो भी है। तो एक तो डीमेरिट्स ये है कि अंडरमाइनिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करता, मतलब कि भाई फिर आप जुडिशरी के ऊपर में कुछ थोप रहे हो कि हाँ आप इसमें हो, आप सुन सकते हो नहीं सुन सकते हो, तो दैट इज द चेरी पिक टाइप का इंसिडेंस हो जाता है। ठीक है, और ये इट विल इंपेयर्स जुडिशियल फेयरनेस। ठीक है, एंड आल्सो द पर्पस ऑफ रिक्यूजल इन दिस केस अंडरमाइंस बोथ इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द जजेस। ठीक है, दूसरा डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकता है, एज देयर आर नो रूल्स टू डिटरमाइन वेदर अ जज कुड रिक्यूज देमसेल्फ इन दिस केस, देयर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम सिचुएशंस। करेंगे नेक्स्ट, होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा नेक्स्ट है, थर्ड जो पॉइंट है, डिले द प्रोसेस। ये प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाता है, मतलब मान लो अगर कोई जज रिक्यूज करता है, देन फिर अलॉटमेंट होगा, फिर दूसरे जो आपके चीफ जस्टिस होंगे किसी और को केस अलॉट करेंगे, तो इट विल टेक लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन यू नो दैट इज तारीख पर तारीख एंड ऑल, so that will be the situations। so that is regarding the recusal of the cases। so this is bit important, you can get this question in your mains examinations। थोड़ा इन सब टॉपिक के ऊपर ना अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा मेंस के लिए, जो भी बच्चे कहीं भी मेंस दे रहे चाहे किसी भी यूपीपीसीएससी, पीएससी, बीपीएससी या कहीं भी मेंस, तो दिस क्वेश्चन इज बिट इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट जो है दूसरा जो है आपका फोरम शॉपिंग। रिसेंटली हमारे जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा था कि मतलब ही कंडेम्ड बेसिकली द forum shopping after a litigant mentioned the hearing before CJI, although he had mentioned the same cases a day before another judge। देखिए फोरम शॉपिंग होता क्या है नॉर्मली, कुछ लोग करते क्या है, या कुछ बेसिकली कुछ लॉयर्स वगैरह बताते हैं कि आप इस जज और वो जज या ऐसे जज मतलब पर्सनल अपने फेवरेट जज के सामने केस को देना कि जो जजमेंट जो आएगा हमारे फेवर में आएगा। इस तरह की चीजें होती है। मतलब अगर आप सुप्रीम कोर्ट है बेसिकली हायर जुडिशरी में, अगर कोई कोशिश करता है कि मैं उस जज या फलाना जज या किसी और जज को मैं अपना केस दिखाऊं, तो उनके कोर्ट में या उनके बेंच में अपने केस को पेश करने के लिए लोग आमतौर पे ये कुछ ना कुछ प्रोसेस अपनाते हैं। दिस होल प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज फोरम शॉपिंग। होता क्या है आगे, तो फोरम शॉपिंग के बारे में बोला जाए तो फोरम शॉपिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली चूजिंग ए स्पेसिफिक कोर्ट फॉर अ लीगल केस इन द होप ऑफ गेटिंग ए फेवरेबल आउटकम। गेटिंग इट? तो थोड़ा इसको देख लीजिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशंस। सिमिलरली बेंच हंटिंग बोल के भी एक टर्म होता है। तो बेंच हंटिंग का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू पिटिशनर मैनेजिंग टू गेट देयर केस हर्ड बाय ए पर्टिकुलर जज और बेंच टू इंश्योर ए फेवरेबल ऑर्डर। ठीक है, तो it refers to petitioner managing to get their case heard by a particular judge or bench, particular judge or particular bench। next थोड़ा एडवांटेज क्या है? it can allow plaintiff to seek justice and compensate in a compensation in a court that is more sympathetic to their claim or interest। पहला। दूसरा, it can encourage competition and innovations among court and judge to improve their efficiency and quality of services। ये भी एक तरह की है। डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है? डिसएडवांटेज होता है फोरम शॉपिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय जज बिकॉज़ इट कैन लीड टू इनजस्टिस फॉर द अपोजिंग पार्टी। चलिए मान लो आपका सोर्स है, यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, हो सकता है कि दूसरा जो अपोजिंग पार्टी उसके पास उतना सोर्स नहीं है नहीं या मनी नहीं होगा वहां तक जाने के लिए, तो भी दिक्कत हो सकती है। एंड क्रिएट एन इम्बैलेंस इन द वर्कलोड ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। Judge have cited the overburdening of some courts over others and interfering with the judicial processes। बहुत सारे जज ने भी ये कंप्लेन किया है। It can undermine the authority and legitimacy of courts and judges by creating perceptions of bias or favoritisms। ठीक है, and it can increase the cost and complexity of litigations by creating conflict of laws and multiple proceedings। It is something like कि आप किसी हॉस्पिटल में गए और आप you are asking for a particular doctor that I will go to that particular doctor, but it is something like this here also। तो forum shopping and as well as bench huntings, इसको थोड़ा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से रिलेटेड। इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिसेंटली इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कुछ साइबर अटैक के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन चालू की है। तो इससे ये हो जाता है कि आखिर ये है क्या। तो इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वाज एस्टैब्लिश्ड बाय IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंश्योरेंस के रिलेटेड इन 2009 एंड फॉर्मली इनॉग्रेटेड इन 2010। इसको 2010 में बनाया गया था। It is registered as an independent society under the Andhra Pradesh Society Registration Act in 2012। तो it is also very important। हो सकता है आपका क्वेश्चन आए कि ये मतलब दिल्ली में रजिस्टर्ड हुआ या कहीं और, तो आप ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड है। हेडक्वार्टर इसका तेलंगाना। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? एज ए सिंगल प्लेटफॉर्म मेंटेनिंग a repository and analytics of insurance sector related information in India। Other key information provides a bundle of services related to motor insurance, multiple stakeholders, trade spearhead, mortality and morbidity investigations, centers, operations। तो ठीक है, तो ये कुछ उनके वर्किंग और फंक्शनिंग में ये हेल्प करता है आपके मतलब रिगार्डिंग द इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। लास्ट का जो सेगमेंट है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर राइटिंग सेशंस। आज का जो क्वेश्चन है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस रिमेन्स ए परसिस्टेंट चैलेंज इन इंडिया क्वेस्ट फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वर्क प्लेसेस में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इवन इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, और इससे हमारे इंडिया क्वेस्ट फॉर जेंडर इक्वालिटी को धक्का लग रहा है, एन इंक्लूसिव वर्क प्लेस। इन लाइट ऑफ दिस एक्सप्लेन हाउ द प्रोविजंस ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013 इंश्योर्स ए सेफर वर्क प्लेस, also highlight the associated challenges। So write this answer, send us in this number and we are going to check it and return it to you। होप आपको हम लोग का ये सेशन ये सेगमेंट अच्छा लग रहा होगा। इसको आप लिखिए किसी भी स्टेट की एग्जामिनेशंस में अगर आप दे रहे हैं, यूपीएससी along with any state civil services, you can write this answer, send us to us, we will give you the answer, we will give you the answer, check the answer copy। Getting it? ठीक है, इससे देखिए आपके आंसर राइटिंग स्किल्स बढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। प्लीज टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो आवर फेसबुक पेज फॉर सच
videos content. Take care. Thank you.